हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एनएसआई या निडलिस्टिक इंजरी। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आती है और नॉलेजेबल लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एनएसआई या निडलिस्टिक इंजरी। क्या होती है निडलिस्टिक इंजरी? निडलिस्टिक इंजरी में हमने 2 टाइप्स की इंजरीज को इंक्लूड किया है। फर्स्ट होता है निडलिस्टिक इंजरी और सेकंड होता है कट इंजरी। हॉस्पिटल एरियाज में या पेशेंट एरियाज में काम करते वक्त कई बार मेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ या एचके स्टाफ को निडल या ब्लेड, कांच के एम्पुल या और किसी धारदार डिवाइस द्वारा इंजरी हो जाती है। इस तरह की इंजरीज को हम लोग निडलिस्टिक इंजरीज कहते हैं। निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस कौन से स्टाफ को सबसे ज्यादा होता है? निडलिस्टिक इंजरी होने के जो चांसेस है, वो जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो हमारे एचके स्टाफ को होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारे एचके स्टाफ को निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि पेशेंट का मेडिकेशन, पेशेंट का हर एक दवाई देने का जो काम है या इंजेक्शन लगाने का जो काम है, ड्रिप और कैनुला लगाने का जो काम है, वो सारा काम नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या कारण होते हैं निडलिस्टिक इंजरी होने के। निडलिस्टिक इंजरी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है लापरवाही। लापरवाही इन द सेंस कि अगर किसी नर्सिंग स्टाफ ने पेशेंट का मेडिकेशन किया है, मेडिकेशन करने के बाद तुरंत बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड ना करना। कई बार होता है कि नर्सिंग स्टाफ मेडिकेशन करने के बाद में एक ही ट्रे में निडल, कांच, एम्पुल के कांच, ब्लेड या और भी किसी धारदार डिवाइस को डालने के बाद उसी में पेपर वगैरह डालने के बाद में उस ट्रे को वहीं पर छोड़ देते हैं या बाद में डिस्कार्ड करने के लिए उसे किसी प्लेस पर रख देते हैं। कई बार वो लोग भूल जाते हैं और दूसरे स्टाफ द्वारा उसे डिस्कार्ड किया जाता है। तो इसमें जब दूसरा स्टाफ उसे डिस्कार्ड करता है तो उसे नहीं पता होता है कि इसके अंदर एम्पुल के कांच या डिवाइस अन्य भी रखी हुई है, जैसे कि धारदार डिवाइस हो सकती है, जैसे एम्पुल के कांच हो गए, ब्लेड हो गई, निडल हो गई या स्टिलेट हो गया। तो इस तरह के डिवाइस को जब वो अनजाने में जब डिस्कार्ड करते हैं तो उनके हाथों में चुभने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको निडलिस्टिक इंजरी इससे हो सकती है। जो दूसरा कारण होता है वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से सेग्रीगेट ना करना। कई बार होता है कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा या जल्दबाजी में बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से सेग्रीगेट नहीं किया जाता और गलत डस्टबिन में डाल दिया जाता है। हमारे पास 4 बायोमेडिकल वेस्ट के डस्टबिन होते हैं, जिनमें 2 में हम लोग रेड और येलो होते हैं, जिनमें हम अलग बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं, और जो धारदार डिवाइसेस के लिए हमने 2 पंचर प्रूफ कंटेनर्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम ब्लू वाले में तो कांच के एम्पुल्स वगैरह डालते हैं या कोई भी कांच की शीशी होती है, कांच की कोई भी चीज जो हमने बायोमेडिकल वेस्ट में निकला है उसे हम ब्लू वाले डस्टबिन में या पंचर प्रूफ कंटेनर में डालते हैं। सेकंड होता है व्हाइट वाला पंचर प्रूफ कंटेनर, उसमें हम निडल, ब्लेड या धारदार चीजों को डालते हैं। तो अगर किसी नर्सिंग स्टाफ ने बायोमेडिकल वेस्ट या येलो या रेड में कोई भी निडल वगैरह डाल दिया है, तो जब एचके स्टाफ उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उठाने आएगा या ले जाने के लिए आएगा, तब वो डिवाइस उसको चुभने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं और उसे निडलिस्टिक इंजरी हो सकती है। जो थर्ड कारण होता है वो होता है रिकेपिंग। कई बार हम देखते हैं कि स्टाफ द्वारा निडल को रिकेप किया जाता है। रिकेप करते टाइम निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको निडल को डिस्कार्ड करना है तो बेहतर यही है कि आप उसको विदाउट रिकेपिंग, अगर उस पे केप लगा हुआ है तो आप उसे केप सहित व्हाइट डस्टबिन में डाल सकते हैं, और अगर वो विदाउट केप निडल आपके हाथ में है तो आप उसे बिना रिकेप किए ऐसे ही व्हाइट वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एनआईसीयू या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, जहाँ पर छोटे बच्चे हमारे पास होते हैं, कम क्वांटिटी में हमें इंजेक्शन लगाना होता है। हाफ क्वांटिटी लगने के बाद जो हाफ क्वांटिटी इंजेक्शन की बच जाती है उसे हमें सिरिंज में स्टोरेज करके रखना होता है, तो इसके लिए हमें रिकेपिंग कई बार करना पड़ता है। तो अगर इस तरह के डिपार्टमेंट में या हमें रिकेपिंग करना जरूरी है तो हमें सिंगल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल हैंड टेक्निक के द्वारा रिकेपिंग करने पर निडलिस्टिक इंजरी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो हमें हमेशा सिंगल हैंड टेक्निक का ही यूज करके रिकेपिंग करना चाहिए। अननेसेसरी या आवश्यकता ना होने पर निडल को रिकेप ना किया जाए। इसके अलावा जो होता है वो कई बार हमारे पास होता है कि हमारे पास अनट्रेन्ड स्टाफ या नया स्टाफ जो हम एडमिट करते हैं, वो स्टाफ द्वारा हम बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करवाते हैं। उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती है कि कौन से डस्टबिन में उन्हें कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट डालना है, तो गलत सेग्रीगेशन उनके हाथों से भी हो सकता है, जिससे हमारे एच के स्टाफ को निडलिस्टिक इंजरी हो सकती है।
अब अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी स्टाफ को निडल स्टिक इंजरी हो गई है या किसी की निडल उसको चुभ गई है तो क्या किया जाना चाहिए? अगर किसी पेशेंट की निडल या स्टाफ को किसी पेशेंट की कोई डिवाइस के द्वारा स्टाफ को इंजरी हो गई है तो सबसे पहले स्टाफ को जो करना चाहिए उसमें होता है कि उन्हें पैनिक नहीं होना है। स्टाफ को हिम्मत से काम लेना होता है, उसे एकदम से पैनिक नहीं होना होता है। सबसे पहले अगर ब्लड निकल रहा है या इंजरी हुई है तो आप फिंगर को टैप के नीचे या बहते हुए पानी में नल के नीचे लगाकर 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कभी भी फिंगर को दबाकर उसमें से ब्लड निकालना नहीं होता है या फिंगर को चूसकर ब्लड निकालना नहीं होता है। फिंगर को दबाकर ब्लड इसलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि हमारी जो स्किन की प्रवृत्ति होती है या स्किन का जो नेचर होता है वो इलास्टिसिटी वाला होता है। कई बार अगर हमें निडल लगी है तो ब्लड वेसल्स में वो इतनी इंजरी नहीं कर पाती है, बस वो ब्लड वेसल्स को टच करके फिर से बाहर आ जाती है। लेकिन जब हम उस एरिया को दबाते हैं तो आसपास के टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं और दबाने से, क्योंकि स्किन का जो नेचर है वो इलास्टिसिटी वाला है, तो दबाने से जो छोटा होल है वो खुलकर बड़ा हो जाता है और आसपास का पूरा बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में इंसर्ट कर जाता है। जैसे कि एक बलून होता है, बलून का नेचर भी इलास्टिसिटी वाला होता है। कभी कभी बलून में एक बहुत ही बारीक सा या एक बहुत छोटा सा होल हो जाता है या एक छोटा सा छेद हो जाता है जो कि हमें विजिबल भी नहीं होता है, देख भी हम उसको नहीं पाते। लेकिन अगर हम उस बलून को हवा भरते हैं उस बलून में या उस बलून को फुलाते हैं तो वो होल हम क्लियरली देख पाते हैं, वो होल विजिबल हो जाता है। तो इस तरह की जो इलास्टिसिटी वाली प्रवृत्ति सेम हमारी स्किन में भी होती है। जब हम दबाते हैं तो वो होल बड़ा हो जाता है और आसपास जो पूरे बैक्टीरिया है उसको अंदर बॉडी में इंसर्ट कर लेता है। तो इसलिए कभी भी वुंड को दबाकर ब्लड नहीं निकालना चाहिए। फिर टैप वाटर में 1 से 1.5 मिनट तक वॉश करने के बाद में आप अपने फिंगर पे एक कॉटन बॉल लगाकर माइक्रोपोर के द्वारा उसे फिक्स कर दीजिए। कोई भी एंटीसेप्टिक या कोई भी दूसरी चीज लगाने की उस पर जरूरत नहीं होती है। इसके बाद होता है रिपोर्टिंग। आप अपने इंचार्ज को रिपोर्टिंग कीजिए कि मुझे इस पेशेंट की निडिल लग गई है, काम इतने बजे मुझे लगी है और इतनी क्वांटिटी में ब्लड गया है। इंचार्ज को इन्फॉर्म करने के बाद इंचार्ज की ड्यूटी बनती है कि इंचार्ज आईसीएन या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इसके बारे में रिपोर्ट करे कि हमारे स्टाफ को इस वार्ड में निडल लगी है, इतनी बजे इंजरी हुई है, इतना ब्लड गया है और इस पेशेंट की निडल थी। इसके बाद में आईसीएन निडल स्टिक इंजरी फॉर्म भरती है, स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस शुरू की जाती है और उस पेशेंट की भी पूरी रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है। ऑब्जर्व किया जाता है उस पेशेंट को, चेक किया जाता है कि किसी तरह की बीमारी या कोई भी रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव तो नहीं है या किसी तरह की उसको संक्रमण तो नहीं है जो हमारे स्टाफ को भी हो सकता है। हॉस्पिटल में निडल स्टिक इंजरी होने पर मेनली जो कॉमन जो सबसे गंभीर बीमारियां है वो होता है HIV, HbHCG और HCV जो स्टाफ को लग सकती है। इन बीमारियों के जो फैलने के चांसेस होते हैं वो भी 100% नहीं होते हैं, इसलिए स्टाफ को पैनिक नहीं होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको किसी पेशेंट की निडल लगी है तो 100% आप संक्रमित हो ही जाओगे या इन्फेक्टेड हो ही जाओगे। HCV के जो फैलने के चांसेस होते हैं वो होते हैं 6 से 8% तक। इतने परसेंट में ही HCV फैल सकता है या स्टाफ इतने परसेंट तक ही इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर जो HIV होता है, HIV को जो फैलने का चांसेस होता है वो होता है 10%। 10% स्टाफ ही निडल स्टिक इंजरी होने पर HIV से संक्रमित हो सकता है, यानी कि 300 स्टाफ को अगर निडल स्टिक इंजरी हुई है तो HIV होने के चांसेस सिर्फ एक स्टाफ को ही होता है। इसके अलावा HbHCG के फैलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। 30% तक HbHCG के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 30% तक HbHCG से स्टाफ इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये थी वो गंभीर बीमारियां जो हमारे निडल स्टिक इंजरी द्वारा हमारे स्टाफ को लग सकती है। कभी कभी होता है कि स्टाफ सोचता है कि मुझे तो निडल स्टिक इंजरी हुई है लेकिन न्यू ओपन की हुई निडल से जो पेशेंट के लिए यूज नहीं की गई थी उससे उस स्टाफ को इंजरी हुई है, तो क्या उसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको फ्रेश निडल से भी इंजरी हुई है तो आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट के लिए वो निडल यूज नहीं की गई थी तो बिल्कुल HIV, HbHCG, HCV के चांसेस आपको नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक टिटनेस का खतरा आपको रहता है, जिसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह हॉस्पिटल में किया जाता है। HbHCG का वैक्सीन स्टाफ को प्रोवाइड करवाया जाता है और अगर निडल स्टिक इंजरी स्टाफ को हुई है तो उसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस करवाया जाता है, जिसमें 6 वीक पे स्टाफ का ब्लड टेस्ट होता है, मेडिसिन स्टार्ट की जाती है आफ्टर
6 वीक पे फर्स्ट ब्लड टेस्ट होता है, आफ्टर 6 मंथ फिर से उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है और 1 ईयर के बाद में रिपीट ब्लड टेस्ट उसका किया जाता है। कभी कभी पेशेंट नेगेटिव होता है, उसके बावजूद भी हमें स्टाफ को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है या पेप स्टार्ट की जाती है। इसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि HIV HbA के पॉजिटिव आने के लिए जो विंडो पीरियड होता है वो 3 मंथ का होता है। कई बार हमारा पेशेंट भी विंडो पीरियड में चल रहा होता है और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट 1 या 1.5 महीने के बाद में पॉजिटिव आने की संभावना होती है। इसलिए स्टाफ को पहले से सिक्योर करने के लिए या पहले से सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए हम स्टाफ का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस करवाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये थी हमारी आज की क्लास जो नेटलिस्टिक इंजरी पे हमने दी। अगर आप सभी को हमारा आज का टॉपिक या आज की ट्रेनिंग पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।